हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारा टॉपिक है स्ट्रोक। स्ट्रोक ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड की सप्लाई में ब्लॉकेज आता है एंड ब्लड वेसल्स रैप्चर्स एंड बस्ट हो जाती हैं, तो ब्रेन टिश्यूज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण ब्रेन टिश्यूज या सेल्स डैमेज एंड डाई होने लगते हैं। इस कंडीशंस को स्ट्रोक कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल जैसे चीज़ों का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और इसकी वजह से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्रेन सेल्स हैं वो डेड होने लगती हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में। तो इस कंडीशंस को, जो ये कंडीशंस है उसको स्ट्रोक कहते हैं। सिम्टम्स हैं वॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग प्रॉब्लम होना, मतलब चलने में, कुछ किसी भी चीज़ को समझने में, बोलने में ये परेशानी होती है। पैरालिसिस एंड नमनेस ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एंड फेसेस, इसमें जैसे आर्म्स है एंड लेग्स है और फेस पर पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रोक्स। स्ट्रोक के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसके 2 टाइप्स हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स और एम्बोलिक स्ट्रोक्स। और नंबर 2 है हेमोरेजिक स्ट्रोक्स, इसके भी 2 टाइप्स हैं, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज और दूसरा सबअरेक्नल हेमोरेज। इसे इंट्रासेल्युलर हेमोरेज भी कहते हैं, इंट्राक्रैनियल को। अब है हमारा तीसरा ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक्स या स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं इसे। अब है हमारे ये पिक्चर है, इसके हेल्प से हम जो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक समझते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ये ब्लड वेसल्स जो ब्लॉक हो जाती हैं उसके कारण वो ब्रेन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसके कारण ब्रेन सेल्स या टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। और हेमोरेजिक स्ट्रोक में ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट होता है ब्रेन में, वो जो अदर टिश्यू हैं उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और हमारा तीसरा है ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक्स। इसमें ये इस्चेमिक स्ट्रोक के अटैक के साइंस या सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है स्ट्रोक की। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 इस्चेमिक स्ट्रोक्स क्या है इसके बारे में। ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने वाली जो कैरोटिड आर्टरीज, ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं एंड अदर आर्टरीज में प्लेक्स जैसे फैट, कोलेस्ट्रॉल्स, लिपिड्स का डिपोजिशन, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिसिस का डिपोजिशन हो जाता है। तो जो आर्टरी है वो नैरो और ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण ब्रेन टिश्यू में ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। अब देखते हैं
टाइप ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक्स। इसमें फर्स्ट है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने वाली कैरोटिड आर्टरी होती हैं और अदर आर्टरी होती हैं, उनमें थ्रोम्बस या प्लेक्स जैसे फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है का डिपोजिशंस या फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे थ्रोम्बस या थ्रोमा या उनका डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रोक होता है उसे थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहते हैं। अब देखते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक्स। यह ब्लड क्लॉट के कारण होता है। यह बॉडी के अदर आर्टरी में बनता है और ब्लड फ्लो में के थ्रू ब्रेन की कैरोटिड आर्टरी में फंस जाते हैं आकर, जिसे हम एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। अब देखते हैं टाइप 2 है हेमोरेजिक स्ट्रोक्स। जिसमें क्या होता है, मेनली ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स वीक होने के कारण रैप्चर या बस्ट हो जाती हैं और ब्रेन के आसपास जो ब्लड है वो फैल जाता है, तो ब्रेन टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। जो ब्लड फैल जाता है उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे ब्रेन टिश्यू पर प्रेशर यानी दबाव पड़ता है और प्रेशर पड़ने से अन्य जो टिश्यूज़ हैं उनमें स्वेलिंग्स एंड इरिटेशंस होता है। इसके कारण ब्रेन टिश्यू यानी डैमेज हो जाते हैं, होने लगते हैं, जिसे हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक्स। फर्स्ट टाइप है सब अरेकनॉइड हेमोरेज। सब अरेकनॉइड में ब्रेन और स्कल के एरिया के बीच में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रैप्चर एंड बस्ट हो जाती हैं, तो उसे सब अरेकनॉइड हेमोरेज कहते हैं। अब है नंबर 2 है, नंबर 2 पार्ट है इसका हेमोरेज स्ट्रोक का, इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। इसमें ब्रेन के अंदर की ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती हैं, जिसे इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज कहते हैं। अब हम पिक्चर की हेल्प से देखते हैं सब अरेकनॉइड हेमोरेज में अंतर और इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज में अंतर। देखिए ये जो हमारा ब्रेन है ये यहाँ से यहाँ और ये है स्कल्स, तो यहाँ पर जो इसके बीच में जो ब्लड वेसल्स रैप्चर या बस्ट होती हैं उसे हम सब अरेकनॉइड हेमोरेज कहते हैं। वो जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स ये तो इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज कहते हैं। अब देखते हैं ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक्स। ट्रांसिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक्स को मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। ये 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है और ये TIA यानी ट्रांसिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक्स या अटैक्स स्ट्रोक होने के वार्निंग्स साइन या सिम्टम्स दिखाता है। यानी इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें कम मात्रा में एथेरोस्क्लेरोसिस डिपोजिशन होता है और इसमें पूरी तरह से आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होता और इसमें
ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब देखते हैं इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स, ये किस वजह से होता है। इसके जेनेटिक रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा है, एल्कोहल कंजप्शन अधिक एल्कोहल लेने से, ओल्ड एज होने से, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हमारा ब्लड है उसकी वजह से उसमें कोई भी कमी आने से, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलर, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, और भी जैसे हाइपरलिपिडेमिया, और है हाई ब्लड प्रेशर होने से। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में समझते हैं कि ये जो स्ट्रोक है वो किस वजह से और कैसे होता है। तो ये जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें जो एथ्रोमा यानी फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसका डिपोजिशन हो जाता है। जो आर्टरीज हैं ऐसे डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो ब्रेन में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जो ब्रेन टिश्यूज़ हैं और सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती है। तो इसमें पैथोफिजियोलॉजी में यही है, एथ्रोमा कॉज द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। एथ्रोमा की वजह से जो आर्टरीज हैं, एथ्रोमा जैसे किसी भी आर्टरी में जमा हुआ जो प्लेक्स है या फैट है, लिपिड है, तो उसकी वजह से वो आर्टरी नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो पूरी तरह से नहीं होता। नैरोइंग द आर्टरीज, और फिर कॉज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर से जाएगा आर्टरी में से और जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो ब्लड वेसल्स हैं वो रैप्चर, ये ब्लड वेसल्स हैं वो रैप्चर यानी फट जाती हैं, फिर जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है, ब्लड क्लॉट होने लगता है, जो ब्रेन में ब्लड फैल जाता है वो ब्लड क्लॉट होने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन आसपास के जो ब्रेन टिश्यूज़ हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं और जो ब्लड है वो आगे नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इस्चेमिक नेक्रोसिस, जिसकी वजह से इस्चेमिक मतलब ऑक्सीजन की कमी से जो ब्रेन सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं इस्चेमिक नेक्रोसिस, यानी ब्रेन सेल डैमेज हो जाती हैं। अब देखते हैं डायग्नोसिस क्या है, क्या क्या है इसके, जो स्ट्रोक है उसके। CT स्कैन्स, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जिसे कहते हैं, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स जिसमें हार्ट रेट को चेक किया जाता है, हार्ट रिदम को चेक किया जाता है, इकोकार्डियोग्राम्स और कैरोटिड आर्टरी अल्ट्रासाउंड्स। इसमें कैरोटिड आर्टरी में का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें प्लेक्स डिपोजिशंस को देखा जाता है। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी क्लिनिकल क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं स्ट्रोक के। नंबर 1 है पैरालिसिस एंड नमनेस, वीकनेस, लेग्स, आर्म्स एंड फेस। जो लेग्स हैं, हमारे पैर, हाथ हैं और फेस है, उनमें पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स या सुनपन जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। कन्फ्यूजन्स
एंड चेंज इन मेंटल स्टेट। इसमें जो पर्सन है उसके कन्फ्यूजन होता है किसी भी चीज़ में, और मेंटल जो स्थिति है उसकी मानसिक वो चेंज हो जाती है। ट्रबल स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच, यानी बोलने सुनने और समझने में दिक्कत होती है इसमें। डिफ़िकल्ट इन वॉकिंग, डिजीनेस और लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशंस, यानी इसमें चलने में दिक्कत होती है। फटीग्स यानी थकान भी महसूस कर सकता है पर्सन। इसमें लॉस ऑफ बैलेंस, और इसमें पर्सन अपनी बॉडी का बैलेंस भी यानी सही से खड़ा नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति हो सकती है। सडन सीवियर हेडेक्स, अचानक सिर में तेज दर्द होना। ब्लर विजन प्रॉब्लम्स, यानी धुंधला और ब्लैक्स देखना जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग्स, जी मचलाना या उल्टी जैसे सिम्टम्स होते हैं। अब देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। इसमें स्पीच थेरेपी, यानी पर्सन को इसमें बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है। साइकोलॉजिकल थेरेपी, यानी इसमें साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाती है। स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, इसमें स्ट्रोक को द्वारा ट्रीट करने की कोशिश की जाती है किसी भी तरीके से। फिजिकल थेरेपी, यानी एक्सरसाइज द्वारा या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा इसमें स्ट्रोक को ठीक करने की कोशिश की जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसमें जो पर्सन है उसको कोई काम दिया जाएगा, वो थेरेपी काम के द्वारा वो एक थेरेपी दी जाती है, उसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल से बचने से। और अब है हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, जिसमें हमारा ड्रग थ्रोम्बोलिटिक्स, यानी इसमें जो थ्रोम्बोलिटिक्स वे एजेंट होते हैं जो थ्रोम्बस को, जो हमारा आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लेक्स जमा हुआ है उसको तोड़ने का काम करते हैं या ख़त्म करने का काम करते हैं। इसमें ड्रग्स है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रेटाप्लेस। और अब है ओरल एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स, ये वो ओरल ड्रग्स हैं एंटीकोगुलेंट्स, जैसे वारफाइन। अब HMG को ए एंजाइम, यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो है केमिकल्स होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए एंजाइम्स, उसे ये इनहिबिट करने का काम करती हैं। ये जो ड्रग्स हैं एट्रोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन्स, रोज़ावास्टेटिन्स। अब है ACE, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये जो एंजाइम जो एंजियोटेंसिन है उसको कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम्स को इनहिबिट करने वाली ड्रग हैं कैप्टोप्रिल्स, एनालाप्रिल्स, पेंडोप्रिल। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये वे ड्रग्स हैं जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। लोसार्टेन जैसे एंटीप्लेटलेट्स एजेंट, ऐसी ड्रग्स जो प्लेटलेट्स के अगेंस्ट काम करती हैं। एस्प्रिन है, डाइपैराडामोल है। हमारा टॉपिक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियोज़।